ईटीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो रिसेंटली लद्दाख के हाई पावर जो कमिटी है, उनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ टॉक रिज़्यूम हुआ था। तो उसमें कुछ डिसीजंस आए थे और नेक्स्ट जो मीटिंग है वो जनवरी 15 तारीख को शेड्यूल हुआ है। तो उस मीटिंग में जो दिसंबर 3 को हुआ था उसमें कुछ डिसीजंस आए थे। तो उसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सेरिंग दोरजे लाक्रोक जो कि एपेक्स बॉडी के को-चेयरमैन हैं और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट हैं। तो सर ये जो हमारे दिसंबर 3 को टॉक हुआ था उसमें जी। किन चीज़ों को लेके डिसीजंस हुआ है ऐसा? जी हाँ, उसमें पहले हमारे टॉक्स में मेनली जो अनएम्प्लॉयड यूथ का मसला था उसके बारे में डिस्कशन हुआ और कुछ ख़ास फैसले किए गए उसमें। मेनली जो रिज़र्वेशन का इशू था वो लद्दाखियों के लिए 95% रिज़र्वेशन का डिसीजन हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब के बेसिस पर। तो उस वो डिसीजन हुआ। बाकी और भी 2 इश्यूज़ का डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया, अनाउंस किया, जो कि हमारे टॉक्स का हिस्सा नहीं था। जैसे 33% रिज़र्वेशन हमारे एलएचडीसी के इलेक्शन में वुमेन के लिए और न अ, और भी एक हाँ, बोटी लैंग्वेज जो हमारा एक काफ़ी देर से लद्दाखी लोगों का डिमांड था, तो वो भी बोटी और उर्दू का स्टेट लैंग्वेज यूटी लद्दाख का वो गवर्नमेंट ने उसमें डिसीजन लिया। जी सर। तो ये जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है सर, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये लद्दाख जो है वो क्यों माँग रहे हैं? तो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए सेफगार्ड? लद्दाख के लिए सेफगार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख का जो 95% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। ट्राइबल स्टेटस उस सोसाइटी को या उस ग्रुप को दिया जाता है जो कि मेनलैंड स्ट्रीम से अलग होता है। उनके अलग कल्चर होते हैं और उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए उनको सुरक्षित रखना, उनको संरक्षित करना ज़रूरी होता है, उनको सेफगार्ड देना उनके कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, जॉब रिज़र्वेशन के लिए, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इन सब के लिए प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर यूपी के लोग प्रोटेक्शन मांगने लगें तो अजीब सा लगेगा, उनको कोई ख़तरा नहीं है, उनकी संख्या करोड़ों में है। वहाँ कोई 1-2 लाख लोग जाके बस बस भी जाएँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लद्दाख में अगर 10,000 लोग आके यहाँ बस गए, तो उससे लद्दाख के पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हम अभी रिज़र्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर, 95 रिज़र्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में किया गया है। अगर उसका हम ब्रेकअप करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, उसके बारे में क्या कहना है सर? उसके लिए उसका जो ब्रेकअप मैं बता दूँ तो उसमें 80% जो है वो लद्दाख के एसटीज़ के लिए है। बाकी जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, वो भी लद्दाखियों के लिए ही है। उसमें कुछ लोगों को ये शक है कि बाहर वाले वीकर सेक्शन भी आ सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो ख़ास तौर से मीटिंग में बताया गया है कि वो भी पूरे लद्दाख के लोगों के लिए ही होगा। और जो एलएसी और एलओसी पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए 4% का रिज़र्वेशन और शेड्यूल्ड कास्ट का 1%। वैसे शेड्यूल्ड कास्ट यहाँ लद्दाख में है नहीं, लेकिन वो रखना पड़ता है, तो इसलिए 1% रखा है। तो उसमें 1% अगर बाहर से आ भी जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम समझते हैं कि 94% लद्दाख के लिए रिज़र्वेशन हुआ है इसमें। और इसमें कुछ लोगों को ये शक है कि कुछ गद्दी, सिप्पी और कुछ का यहाँ लद्दाख के उसमें मिला के दिया था, वो भी क्वालीफ़ाई हो जाएँगे, लेकिन वो बिल्कुल क्वालीफ़ाई नहीं होगा। उसका सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिज़र्वेशन दिया जाता है, वो उसी एरिया के लिए दिया जाता है, बाकी बाहर के लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। इसी को लेके हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडा में ये भी एक हमारा
डिमांड था कि हमें लद्दाख के लिए जो है लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन अलग से दिया जाए। तो उसके बारे में कुछ डिसीज़न निकला सर? उसके बारे में क्लियर कोई डिसीजन नहीं निकला। शायद 15 जनवरी के मीटिंग में शायद इसमें कुछ पेशरफ्त होगा, जी, तो यही हम उम्मीद करते हैं। जी, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अभी जो इन्होंने यूपीएससी में जो करने का जो किया है, वो तो फ़िलहाल के लिए है, जी, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो। जी, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 15 जनवरी को इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। जी। अ, इसमें और एक डिसीजन भी हुआ था जहाँ पे महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हिल काउंसिल के इलेक्शंस में, जो कि 4 पॉइंट एजेंडा का पार्ट नहीं था। तो इससे महिलाओं को कितना एम्पावर होंगे सर हमारे महिलाएँ? और हिल काउंसिल जबकि 1995 में सेटअप हुआ था और अभी तक ये जो रिज़र्वेशन है क्यों नहीं किया गया है? और अगर आज किया है तो इससे हमारे महिलाओं को कैसे फ़ायदा होगा सर? मेरे ख़्याल में इससे बहुत फ़ायदा होगा। वैसे हम सभी जानते हैं लद्दाख में वैसे कोई भेदभाव नहीं है वुमेन के ख़िलाफ़। लेकिन डिसीज़न मेकिंग में इनका हिस्सादारी नहीं होना वो एक कमी था यहाँ पर। जी, वैसे पंचायत में तो ऑलरेडी हुआ है 33% रिज़र्वेशन, तो काउंसिल में भी करना ज़रूरी था, तो ये हो गया, तो ये लद्दाख के वुमेन के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। जी, और पहले क्यों नहीं हुआ वो शायद इसलिए भी होगा क्योंकि उस वक़्त जब हम हिल काउंसिल के लिए जो नेगोशिएशन कर रहे थे उसमें कोई वुमेन ही नहीं था ओके, रिप्रेजेंटेशन। जी, इससे ज़ाहिर होता है कि डिसीजन मेकिंग में यहाँ वुमेन जो है पीछे है, जी, तो इसलिए शायद उस वक़्त रह गया होगा, शायद वही हो सकता है। जी, तो ये अच्छा हुआ कि अब इस बार हो गया है। जी। तो इसके अलावा जो है बोती और उर्दू को भी उन्होंने एज़ अ स्टेट लैंग्वेज बनाने के लिए कमिट हाँ किया जी। है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वो भी ख़ासकर लेह डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा, जी, काफ़ी देर से भोटी लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बनाने का डिमांड काफ़ी देर से चल रहा है, जी, ख़ासकर यूटी बनने के बाद। जी, पहले भी हमें स्टेट गवर्नमेंट में एस वाइल जे एंड के स्टेट में भोटी को कुछ मान्यता था उसमें। जी, तो ये अच्छा हुआ, ये यहाँ के लोगों का डिमांड है। जी, और इससे मैं समझता हूँ कि इस बोटी को जो कि पूरे हिमालयन रीजन में ये इस्तेमाल किए करते हैं लोग, ये बोली बोली जाती है। जी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ से अरुणाचल तक लोग इस ज़बान को बोलते हैं। जी, तो 8 शेड्यूल में भी इसको शामिल करने में शायद इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी लद्दाख पे अर्स्टवाइल जेएनके के साथ था और जब अब यूटी बना है तो हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स में कैसे-कैसे चेंजेस आए हैं सर? अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो किस तरह के चेंजेस आए हैं रिप्रेजेंटेशन को लेके या अदरवाइज़ ऑल्सो? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पहले ख़ास फ़र्क ये आया है कि पहले हमारे लद्दाख से 4 एमएलएस यहाँ से चुन के जाते थे जम्मू जी, कश्मीर के असेंबली में, जी, और यहाँ से 2 एमएलसीज़ भी चुन के जाते थे, और यहाँ से कैबिनेट में हमारे मिनिस्टर भी होते थे। जी, इसलिए हमारा कुछ ना कुछ भागीदारी था हमारा जेएनके में, जी, ख़ासकर जो लेजिस्लेशन के मसले में है। जी, तो उसमें यूटी बनने के बाद यही हुआ कि क्योंकि यहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, हमने शुरू से ही कहा था कि हम यूटी विद लेजिस्लेचर का डिमांड कर रहे थे। जी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, जी, तो वो एक बहुत बड़ी कमी लद्दाख के लोगों ने महसूस की जी, जब हमें यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया गया। जी, तो इसीलिए हम स्टेटहुड का डिमांड इसलिए कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग भी अपने मर्ज़ी के कानून बना सकें जी, जो लद्दाख के लोगों के हित में होगा। जी। तो इसीलिए ये कमी बहुत बड़ा लोग बहुत महसूस करते हैं इसको। तो अब अभी हमारे पास जो है एक ही एमपी है लद्दाख को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। एक ही एमपी है, वैसे तो हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं है, जी, पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारा एरिया इतना बड़ा है जी, कि एक एमपी से ये सारा सँभालना मुश्किल जैसा लगता है। जी, तो इसीलिए हमने
हमारे 4 पॉइंट एजेंडा में ये भी एक मुद्दा है कि लद्दाख को 2 एमपी का सीट मिलना चाहिए। जी। जी हाँ। जैसे सर हमारे अगस्त 26 को ये भी अनाउंस एमएचए ने ये भी अनाउंस किया था कि लद्दाख में 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएँगे। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे लेह और कारगिल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अ, हाँ, ये भी मैं समझता हूँ एक वेलकम गवर्नमेंट ने, इसको हम वेलकम करते हैं। लद्दाख के हर एक लोगों ने, जहाँ लद्दाख के कहीं भी रहते हों, सब ने वेलकम किया है। और एपेक्स बॉडी ने भी इसको वेलकम किया है, हमने एलबीए ने भी इसको वेलकम किया है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शायद यहाँ का पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के घर तक पहुँचना मुश्किल होता था। तो इससे जो डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा है लद्दाख में, एक गांव, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी गांव में, तो इसलिए यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट होना बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा हुआ लद्दाख के जी। लोगों के लिए। अ, एमएचए ने अनाउंस तो कर दिया है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बट इसके बीच में जो है हमारे जो लद्दाख का बजट जो कि इंक्रीज़ होना था वो और भी घट गया है, कट ऑफ कर दिया है सर। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? गवर्नमेंट को ये तो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। शायद उन्होंने इसलिए भी किया होगा क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जो फंड्स जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। तो शायद गवर्नमेंट ने सोचा होगा ये तो खर्चा ही नहीं करते हैं, इसलिए कम कर दिया होगा शायद। मुझे एक्चुअल पता नहीं है क्यों कम किया। नॉर्मली तो बजट तो बढ़ता ही है, कम कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जो कैपेक्स में भी उन्होंने काउंसिल में 110 करोड़ की कमी की है, वो तो बिल्कुल नाजायज़ है। उसको हमें कुछ टॉक्स में भी, हमें कुछ होम मिनिस्टर में भी कहा कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो वो करे तो वो लद्दाख के लिए अच्छा होगा। कैपेक्स में तो कम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कमी। तो जैसे ये जो अभी रिसेंटली जो टॉक्स हुआ है उसमें 3 चीज़ों पे डिसीजन दिया गया है सर। सो इससे आप लोग जो हैं या लद्दाखीज़ कितने खुश हैं या कितने सैटिस्फाइड है सर इन डिसीजंस को लेके? मैं तो ये कहूँगा कि हमें अभी बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, या कोई दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। टॉक्स ठीक चल रहा है। लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे तो रह गए हैं, स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल का मसला, वो बहुत बड़ा मसला है। तो उनमें क्या पेश रफ्त होता है उस पर डिपेंड करता है। उस वहीं से हम कह सकते हैं कि हमारे टॉक्स अच्छे रहे हैं या अच्छे नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमें क्या ऑफ़र करता है उसके ऊपर बहुत बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें भी थोड़ा छोटा दिल ना करके खुले दिल से लद्दाख के लोगों का जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। और लद्दाख के लोगों ने हर एक तरह से सड़क पर निकल के भी, अनशन करके भी, और यहाँ से दिल्ली तक चल के भी बता दिया है कि सब लोग इसके फेवर में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सर जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 15 तारीख को शेड्यूल हुआ है। तो आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? स्पेशली जब हम 4 पॉइंट एजेंडा के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट में कैसे आप लोग इंश्योर कर रहे हो कि टॉक इसी पे ही हो? बिल्कुल, इसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाया, ऑलरेडी बनाया था। उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम पहले टॉक्स में गए थे, और हमने होम मिनिस्टर से ये मनवाया, उनसे ये मनवाया टॉक शुरू होने से पहले कि आगे सारे जो टॉक्स का जो सिलसिला होगा वो 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ही होगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे मुद्दे के ऊपर ही बात होगा। तो यही हम उम्मीद करेंगे, वही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। और बाकी बीच में बहुत सारे निटी-ग्रिटीज़ इसमें आते हैं, उसमें हम फिर अपने वकील से भी हम कंसल्ट करेंगे। तो हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।